हरिया नाम का एक हजाम था जो एक गांव में रहता था। वह घुमंतु हजाम था जो सुबह सुबह अपने ग्राहकों के घर हजामत बनाने के लिए पहुंच जाता था। वह किसी के बुलाए जाने का इंतजार नहीं करता था। उसके रास्ते निश्चित थे और उन रास्तों पर रहने वाले अपने सभी ग्राहकों के यहाँ काम करता हुआ वह इस उम्मीद में आगे बढ़ता चला जाता कि वे सब उसकी सेवा लेने के लिए पहले से ही तैयार बैठे होंगे। एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे उसके ग्राहक घटने लगे और उसकी जेब में सिक्कों की खनखनाहट कम पड़ने लगी। हरिया और उसकी पत्नी शीला को धीरे धीरे भूखों मरने की नौबत आ गई। शीला थोड़े से पैसों को देखकर झल्ला उठती और हरिया को ताने देती। ऐसे ही दिन बीतते गए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उसे अपनी पत्नी से कुछ ना कुछ ताना सुनना नहीं पड़ता। एक दिन अपनी पत्नी को देने के लिए हरिया के पास अधिक पैसे नहीं थे तो उसकी पत्नी ने खरी खोटी सुना दी। बेकार आदमी, हम कैसे जिंदा बचेंगे, कभी सोचा है? तुम भूखा मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं है। तुम जाकर भीख मांगो, शीला ने कहा। हरिया ने पूछा, भीख कहाँ जाकर मांगू? उसकी पत्नी शीला बोली, महाराज के महल जाओ। उनकी बेटी की जल्द ही शादी होने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह हर एक के साथ मेहरबान रहेंगे। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ मांग लेना। अगली सुबह वह चल पड़ा, लेकिन अपने थैले के बिना ही उसे बहुत दूर पैदल जाना पड़ा। वे सीधे महाराज के महल पहुंचा और राजा से मिलने वालों की पंक्ति में खड़ा हो गया। हजाम हरिया को महल के एक सैनिक ने आवाज लगाई और उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया। हरिया ने हाथ जोड़कर और झुककर सलाम किया। जब उसने सिर उठाकर राजा की ओर देखा तब राजा ने पूछा, क्या चाहते हो हरिया? कुछ भी महाराज, हरिया के मुंह से निकल पड़ा। कुछ भी? महाराज ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक ठीक बताओ। कुछ भी महाराज, हरिया ने हाथ जोड़कर फिर निवेदन किया। महाराज ने क्षण भर सोचा और फिर मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने राजा के पास जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? राजा ने मंत्री के कान में धीमे से कुछ कहा। वह हजाम है, राज्य के लोगों की सेवा करता है। 5 एकड़ की वह बंजर जमीन उसे दे दो, देखे उस पर वे कोई फसल उगा पाता है या नहीं। मंत्री ने राजा की बुद्धि की तारीफ की। जो व्यक्ति सिर पर की फसलें काटता है, अब उसे फसल उगानी पड़ेगी। मंत्री ने एक सैनिक को बुलाकर कहा, इस आदमी को महल के उत्तरी भाग में पड़ी उस बंजर भूमि पर ले जाओ। फिर वह हरिया से बोला, यह आदमी तुम्हें 5 एकड़ जमीन दिखाएगा। यह राजकुमारी के विवाह के अवसर पर राजा की ओर से तुम्हें भेंट है। और सुनो, वापस आकर बताना कि तुम क्या उगाने जा रहे हो और कितना। अब जाओ और सुखी रहो। हरिया की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उसने तो राजा से कुछ भी मांगा था और क्या से क्या मिल गया। उसे एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसे मापा और देखा जा सकता था। उसकी खुशी थोड़ी सी तब मुरझा गई जब उसे वह बंजर जमीन दिखाई गई। फिर भी कुछ तो था जिससे वह अपनी पत्नी का कड़वा मुंह बंद कर सकता था। लेकिन शीला आशा के विपरीत बिल्कुल खुश नहीं थी। जमीन और वह भी बंजर। वह चिल्लाई, हम इसका क्या करेंगे? हमारे पास ना हल है ना बैल है। फिर हम खेत को कैसे जोतेंगे, कैसे बीज बोएंगे और फसल कैसे काटेंगे और तब तक खाएंगे क्या? ऐसा है, तुम वापस महाराज के पास जाओ और इसके बदले कुछ पैसे मांग लाओ। अभी तो पैसों की ही जरूरत है।
लेकिन हरिया ने महाराज के पास दोबारा जाने से मना कर दिया और बोला, अब तुम्हें ही कुछ करने के लिए सोचना होगा। उसने अपनी पत्नी से कहा। शीला ने क्षण भर सोचने के बाद कहा, ऐसा है, मेरे साथ उस जमीन पर चलो और वहां पहुंचने पर ठीक वैसा ही करना जैसा मैं करूंगी। ऐसा कहकर फिर अपने पति के साथ राजा द्वारा भेंट में दी गई बंजर जमीन पर गई। जब वे खेत पर पहुंच गए तब शीला खेत पर चारों ओर चक्कर लगाने लगी। कभी कोई पत्थर को उल्टा करके देखती, कभी जमीन पर पांव पटकती और कभी निराश हो जाती। जब शीला किसी को पास में आते हुए देखती तब वह जमीन पर बैठ जाती और समय काटने का बहाना करती। हरिया भी वैसा ही करता, हालांकि उसे मालूम नहीं था कि ऐसा करने से क्या होगा। 3 व्यक्तियों के एक झुंड ने इन दोनों को बहुत देर से देख रहे थे। उनमें से एक शीला के पास जाकर बोला, इस तपती दोपहरी में आप क्या कर रही हैं? और आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ती हैं। शीला ने नजर उठाकर उस आदमी के चेहरे को थोड़ी देर तक गौर से घूरा। उसने ऐसा प्रतीत किया मानो उसे सच्चाई बताने से संकोच हो रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद कि आपने यह सवाल किया, लेकिन यह मैं तभी कहूंगी जब आप वादा करेंगे कि आप इस बात को किसी से नहीं कहेंगे। जब उस आदमी ने सिर हिलाया और उसकी धीमी आवाज को सुनने के लिए उसकी ओर कान बढ़ाया, तब वे बोली, हम लोग गरीब आदमी हैं, लेकिन हमारे पूर्वज काफी मालदार थे। हमारे परदादा को सोने के घड़ों को इस खेत में गाड़ने की आदत थी, लेकिन वे घड़े अब नहीं मिल रहे हैं। खेत काफी बड़ा है और हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ खोदें। तब उस आदमी ने कहा, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। वह वास्तव में एक चोर था। तुम्हें और तुम्हारे पति को शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि तुम्हें जल्द ही खजाना मिल जाएगा। वह आदमी वापस जाकर अपने झुंड में शामिल हो गया। कुछ दूर जाकर उस पति पत्नी का राज उसने अपने दोस्तों को बताया। जब दूसरे दिन सुबह पति पत्नी खेत पर आए तब पूरा खेत खोदा हुआ था। शायद उन चोरों ने सोने के घड़ों को पाने की आशा में खेत पर लौटकर यह कठिन श्रम किया होगा। शीला बोली, देखो मैंने कैसे पूरे खेत को खुदवाने की तरकीब सोची। अब हमें बाजार जाकर कुछ बीज खरीदने हैं और उन्हें खेत में बोना है। मैं अब उन दिनों की आशा करने लगी हूँ जब दिन में एक बार नहीं बल्कि 3 बार भोजन मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक नाई रहता था। वह राजा के यहाँ नौकरी करता था। राजा के यहाँ से जो मिल जाता उसी में उसकी जिंदगी व्यतीत होती थी। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। जैसे कि मनुष्य की प्रकृति होती है कि हर मनुष्य धन पाना चाहता है, उसी तरह से वह नाई भी धनी बनना चाहता था। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता था, भाग्यवान बचत करना सीखो। बचत करोगी तो हमारे पास कुछ धन इकट्ठा होगा। जब धन होगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ण हार लाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक धनी की पत्नी के समान दिखो। तब उसकी पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और जल्दी ही उनके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया। तब दोनों सुनार के पास गए और उससे सोने का एक हार खरीद लाए। हार को देखकर नाई की पत्नी बहुत खुश हुई। तब नाई ने अपनी पत्नी से कहा, इस हार को पहनकर तो तुम सचमुच ही किसी बड़े घर की बहू लग रही हो। यह सुनकर नाई की पत्नी लज्जा गई, मगर फिर भी नाई को संतोष नहीं हुआ। वह और अधिक धन पाना चाहता था। एक दिन वह अपने किसी मित्र के पास गया था। वापस लौटते समय एक जंगल पड़ता था।
थकान के कारण वह नाई आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अभी भी धन के विषय में ही सोच रहा था। तभी एक आवाज आई, नाई, ओ नाई, तुझे धन चाहिए। तब नाई ने ऊपर नीचे देखा, वह आवाज उसने पेड़ पर से आती सुनी। नाई ने आवाज के उत्तर में कहा, हाँ, मुझे धन चाहिए, खूब सारा धन। आवाज ने पूछा, 7 घड़े धन चाहिए? नाई ने उत्तर दिया, हाँ हाँ। आवाज ने कहा, जाओ अपने घर चले जाओ, वहां पर 7 घड़े धन से भरे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही नाई तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर में 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने एक घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। घड़ा ऊपर तक सोने से भरा था। वह खुशी से चिल्ला पड़ा, भाग्यवान, वो भाग्यवान, जल्दी आ। नाई की पत्नी जल्दी से उस कमरे में आई। नाई की पत्नी एक एक घड़े का ढक्कन हटाकर देखने लगी। साथ ही साथ वे गिनती जा रही थी, 1 2 3 4 5 6 7। यह क्या 7वां घड़ा तो आधा खाली है, इसका धन कहाँ गया? नाई की पत्नी ने नाई से कहा, क्या कह रही है, 7वां घड़ा खाली कैसे है? नाई आश्चर्य से बोला और फिर कुछ देर सोचने के बाद पुनः बोला, भाग्यवान लगता है, यह घड़ा ऐसे हमारे घर आया है। अब हमें यह चिंता करनी चाहिए कि यह घड़ा कैसे भरे। तुम ऐसा करो कि अब और ज्यादा खर्च में कमी कर दो। खाने पीने पर हम ज्यादा ही खर्च करने लगे हैं और अपने गहने भी मुझे दे दो। गहने? क्यों स्वामी, उनको पिघलवा कर इस घड़े में भरना है। मगर स्वामी जल्दी करो, कहीं कोई आ न जाए। नाई ने पत्नी की बात काट दी। उसकी पत्नी ने खामोशी से अपने सभी गहने नाई को दे दिए। गहने लेकर नाई सुनार के पास पहुंचा और उन्हें पिघलवा कर 7वें घड़े में डाल दिया। मगर इस पर भी वह घड़ा नहीं भरा। नाई ने कहा, कुछ और खर्च कम करो। इस प्रकार उसने खर्चे में इतनी कमी की कि वे दोनों सूख कर आधे रह गए। जब राजा ने नाई की यह हालत देखी तो उन्होंने कहा, नाई क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चिंतित और हारे हुए प्रतीत होते हो। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर के खर्चे के कारण कुछ परेशान हूँ। वो तो ठीक है, आज से हम आपकी तनख्वाह दोगुनी किए देते हैं। राजा ने कहा और उनकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। मगर इस पर भी नाई का 7वां घड़ा नहीं भरा। वह और ज्यादा चिंतित रहने लगा। एक दिन अचानक ही राजा ने कहा, क्यों नाई, तुम्हारी परेशानी का कारण वह धन का 7वां घड़ा है ना? जी महाराज, आपको कैसे पता? नाई ने आश्चर्य से पूछा। नाई, वे 7 घड़े एक बार मुझे भी दिए गए थे, मगर मुझे लगा कि जरूर कुछ गोलमाल है, क्योंकि 7वां घड़ा खाली था। तब मैं वृक्ष की उसी आवाज के पास गया। वहां जाकर मैंने कहा कि 7वां घड़ा तो खाली है। तब आवाज ने बताया कि वह सदा खाली रहता है। फिर मैं वापस आ गया। महल में आकर मैं 7 घड़ों के बारे में सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया कि उस आवाज ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि 7वां घड़ा हमेशा खाली रहता है। तो समझ में यह आया कि आवाज की बात का तात्पर्य यह था कि उस घड़े को चाहे कितना भी भरा जाए वह भरेगा नहीं। तब मुझे अनुभव हुआ कि वह मुझे फांसने का फंदा था, जिससे मुझ में अधिक से अधिक सोना पाने की लालसा पड़े, क्योंकि वह घड़ा कभी भरता नहीं। अतः मेरे सोना पाने की इच्छा भी नहीं भरती। इसका मतलब यह है कि वह घड़ा इच्छा का है। तुम स्वयं ही देख लो नाई,
तुम उस घड़े में चाहे कितना धन डालो मगर वह नहीं भरेगा। राजा ने अपनी बात पूरी कर दी। तब तो 7वां घड़ा भरा ही नहीं जा सकता महाराज, नाई ने कहा। राजा बोले, इसमें तो कोई संदेह नहीं, अब तुम अधिक विलंब होने से पहले ही उन घड़ों को वापस कर दो। मगर कैसे महाराज, नाई ने पूछा। तुम फिर से उसी वृक्ष के नीचे जाओ और आवाज से घड़ों को वापस लेने को कहो। जिस तरह मेरे पास से घड़े चले गए उसी तरह तुम्हारे पास से भी चले जाएंगे। जाओ नाई, जल्दी करो वरना कहीं अधिक विपत्ति में न पड़ जाना। राजा की बात सुनकर नाई बहुत डर गया। वह तुरंत जंगल में उस वृक्ष की ओर दौड़ गया। वृक्ष के पास पहुंचकर उसने उस आवाज से 7 घड़े वापस लेने को कहा। ठीक है, मैं ले लूंगी, उस आवाज ने कहा। आवाज से संतुष्ट होकर नाई वापस लौट गया। उसने घर जाकर देखा, उसकी पत्नी रो रही थी और 7 घड़े गायब थे, साथ ही उनकी मेहनत का धन भी जो उन्होंने 7वें घड़े में डाला था। मगर अब रोने से क्या फायदा होना था। नाई की अतिरिक्त इच्छा ने उसकी मेहनत भी मिट्टी में मिला दी थी। इसलिए तो बड़ों का कहना सच ही है कि इच्छा की यह चाहत इतनी होनी चाहिए कि पाँव या सिर उससे बाहर न निकले। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अधिक इच्छा मनुष्य को व्याकुल कर देती है और एक दिन ऐसा भी आता है जब उस मनुष्य को उसी इच्छा के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए अच्छा यही है कि मनुष्य को किसी भी वस्तु की इतनी चाह रखनी चाहिए जिससे उसे अपनी जान ना गंवानी पड़े। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। अगर आगे भी आप ऐसी ही कहानी का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।